Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So in this lecture we are going to continue chapter 4 of our skill enhancement course, political leadership and communication. This chapter has been covered in two parts. In the previous lecture we have studied about political surveys, exit poll and opinion poll. और इस लेक्चर में सेकंड पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन और लीडरशिप में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में यानी वर्तमान समय में क्या इशूज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं इसके अंदर और किन चीज़ों को एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन फॉलो अस आवर इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स एंड PYQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दोनों चीज़ों को सेपरेटली देखेंगे। फर्स्ट वी विल सीक व्हाट आर द चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड देन वी विल कम टुवर्ड्स द चैलेंजेस ऑफ लीडरशिप। तो पहले हम देखते हैं इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो द फर्स्ट चैलेंज हियर इज़ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और सोशल मीडिया के आ जाने से मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इन द रिसेंट ईयर्स सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल फॉर द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन विच कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक ओपिनियन। और जब गलत चीज़ें सोशल मीडिया पर फैलती हैं और लोग उसको देखते हैं तो उनका जो परसेप्शंस हैं, उनके जो थाट्स हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। एंड दिस पोज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एज फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कैन क्विकली सर्कुलेट एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। और सोशल मीडिया के कारण जो फॉल्स इन्फॉर्मेशंस हैं, गलत चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें जल्दी से सर्कुलेट हो जाती हैं और तुरंत फैल जाती हैं, वायरल हो जाती हैं चीज़ें, जिसका पब्लिक के ओपिनियन पे, जनता के बिहेवियर्स पे और उनके सोचने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल संसद में मोदी जी ने एक बार एक वक्तव्य दिया कि नेहरू जी ऐसा बोलते थे कि मैं किसी आरक्षण को सपोर्ट नहीं करता और ये चीज़ संविधान के ख़िलाफ़ है। तो अब इस क्लिप को क्या किया कि कांग्रेस ने काट करके वायरल कर दिया कि मैं किसी आरक्षण को सपोर्ट नहीं करता और ये बात संविधान के खिलाफ है। और आगे वाला जो पार्ट था कि नेहरू जी ऐसा कहते थे, इसको हटा दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, ये एक तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ है। अब जब लोग इस चीज़ को देखेंगे, इस क्लिप को देखेंगे, तो उनको लगेगा कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ बात कर रहा है। तो ये एक चैलेंज है। इसी तरीके से अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स की जो स्पीचेस होती हैं उनमें क्लिप को काट करके वायरल करी जाती है और उनको बदनाम करने की कोशिश करी जाती है। सो दिस इज़ अ चैलेंज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सेकेंड इज़ डिजिटल सर्विलियंस एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। क्योंकि अब सारी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, मोबाइल पे सारे लोग आ गए हैं, तो इसका भी एक बड़ा चैलेंज है। विद द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कंसर्न्स अबाउट सर्विलियंस एंड प्राइवेसी हैज़ ग्रॉन। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो चीज़ों का सर्विलियंस कर रही होती हैं, लोगों का डेटा जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं कि कहीं से लोगों का नंबर मिल जाए, उनकी ईमेल आईडी मिल जाए, हम उनको मैसेज करें। एंड द कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा फॉर टारगेटेड मैसेजिंग राइज एथिकल एंड लीगल क्वेश्चन। जैसे कई बार क्या होता है, जब इलेक्शंस चल रहे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ डायरेक्ट जो है फ़ोन पे उनको कॉल करके बोलती हैं कि हेलो, मैं प्रियंका गांधी बोल रही हूँ। उनकी रिकॉर्डेड वॉइस होती है वो, और वो बोलती हैं कि कांग्रेस के लिए आप वोट कीजिए, या फिर हेलो मैं बीजेपी का फलाना नेता बोल रहा हूँ, आप बीजेपी को कमल का बटन दबाइए। या फिर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन हो रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जो विद्यार्थी हैं DU के, उनको कॉल करी जाती है कि हेलो मैं ABVP का प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा हूँ और मेरे को वोट करो, या फिर मैं NSCY का कैंडिडेट हूँ, मेरे को वोट कीजिए। तो इस तरीके से अब आप उनको नंबर अपना देने तो गए नहीं थे, तो उनको कहाँ से मिल गया, कहीं से तो ज़रूर उन्होंने डेटा निकाला है ना। सो इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज कि लोगों का पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके उनको टारगेटेड मैसेजिंग डिलीवर करने की कोशिश करी जाती है। इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। नेक्स्ट इज़ पोलराइजेशन। अब जब नेता अक्सर भाषण देने जाते हैं तो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षा पे किसी को बात नहीं करनी है, बिजली पे किसी को बात नहीं करनी है ना, सड़क पे किसी को बात नहीं करनी है, तो वो लोगों को पोलराइज करते हैं, उनको धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने स्पीचेस में, ताकि लोग जब डिवाइड हो जाएंगे तो जो मेजॉरिटी वोट होगा वो किसी के पास जाएगा और जो माइनॉरिटी होगा वो किसी के पास हो जाएगा, और अल्टीमेटली जिनको मेजॉरिटी पीपल्स का वोट जाएगा वो फिर कैंडिडेट जीत जाएगा, है ना।
तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज इंक्रीजिंगली कैरेक्टराइज्ड बाय पोलराइजेशन वेयर पीपल आर डिवाइडेड इनटू अपोजिंग कैंप्स, और लोगों को फालतू की चीज़ें बताई जाती हैं कि तुमको खतरा है, तुमको जो है हिंदू को बताएंगे कि तुमको मुसलमानों से खतरा है, मुसलमान को बताएंगे तुमको हिंदुओं से खतरा है, कोई जात का झंडा लेके ढो रहा होता है। इसी तरीके से पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है, और दिस इज़ ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय सोशल मीडिया algorithms that create echo chambers where individuals are exposed to content that aligns with their existing beliefs, further deepening the divisions। और जब इस प्रकार के कंटेंट सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं और लोग एक वीडियो उस तरीके का देखते हैं पोलराइजेशन जिसमें फैलाया जा रहा हो, तो उनको 4 वीडियो और नीचे दिख जाते हैं और उनको लगता है हाँ यार ये तो सही बात बोल रहा है, और उनके जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं उसके साथ चीज़ें अलाइन हो रही होती है और उसका भी उसके माइंडसेट पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वोटिंग पैटर्न्स में भी हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ द चैलेंज। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हमारे लीडर्स को। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज़ अनदर इशू इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एज इट कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। वो क्या निर्णय ले रहे हैं, कौन से एक्शंस ले रहे हैं जनता के लिए, उसके लिए उन्हें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सारी चीज़ें जनता के सामने रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पीठ पीछे हमारे पैसों का इस्तेमाल करा जाए, घोटाला करा जाए और हम तक बात छुपाई जाए और हम तक चीज़ें ना पहुँचें। स्पेशली रिगार्डिंग द इशूज़ दैट कैन अफेक्ट पब्लिक। जो चीज़ें पब्लिक को ज़्यादा प्रभावित करती हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए लीडर्स को। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन लीड टू सस्पिशंस ऑफ करप्शन। और ट्रांसपेरेंट नहीं रहती हैं चीज़ें तो इसकी वजह से उनके ऊपर करप्शंस के भी आरोप लग सकते हैं, घोटाला किया गया है ऐसा जो है आरोप लगाया जा सकता है। एंड इट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल ओपिनियन एंड ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज़ क्राइसिस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अब राजनीति का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा हमारे जो लीडर्स हैं वो संभालते हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे उन्हीं को जो डिज़ास्टर्स वगैरह होते हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है, इनको मैनेज करना होता है। तो ऐसे टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हमारे लीडर्स को एड्रेस करते रहना चाहिए हमेशा। अगर कोई डिज़ास्टर है तो उस टाइम पे लीडर को एक्टिव रहना चाहिए। स्टेट का मुख्यमंत्री है, वहाँ पे बाढ़ आ गई अगर, तो उनको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि चलो भाई एनडीआरएफ की टीमें लगाओ, हेलीकॉप्टर से सर्वे करो, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करो। पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी की कंडीशन आती है, जैसे कोरोना वायरस आया तो प्राइम मिनिस्टर वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ द कंट्री। उनका रात को 8 बजे संबोधन आ जाता था कि चलो आज से जो है लॉकडाउन लग जाता है अगले 6 महीने के लिए। फिर लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया, और फिर वैक्सीन आती है तो लोगों को बोला जाता है कि जा कर के वैक्सीन लगवाओ। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो ज़्यादा ज़रूरी होता है क्राइसिस के टाइम पे, या फिर अगर घोटाले का आरोप लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमने घोटाला किया है या नहीं किया है, या फिर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने रखी जानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, एक लीडर ऐसा नहीं कर पाता है, तो उनका जो ट्रस्ट है लोगों का ट्रस्ट है उनके ऊपर, वो चीज़ फिर इरोड हो जाएगा, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर एक केस चल रहा है लिकर स्कैम, है ना, तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप है कि आपने शराब घोटाला करा है, और ईडी कह रही है शराब घोटाला कराया। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं करा, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। और अगर वो फेल हो जाते हैं ये साबित कर पाने में कि मैंने शराब घोटाला नहीं करा, तो लोगों का ट्रस्ट जो है उनके ऊपर वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो छवि है वो एक ईमानदार नेता की बना रखी है। और अगर ईडी प्रूफ कर देती है कि आपने शराब घोटाला करा है कोर्ट के अंदर, तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सर उनके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्राइसिस कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड अब्यूज़। ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आपने ट्विटर के ऊपर देखा होगा कि लोग अगर कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं उनके कमेंट सेक्शन में हज़ारों गालियाँ लिख देते हैं लोग, या आपने कैसे किसी इशू को सपोर्ट कर दिया, या फिर अपोजिशन को कैसे सपोर्ट कर दिया, या फिर हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया। ठीक है, सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ऑनलाइन इज़ ऑफन मेड बाय हैरेसमेंट, अब्यूज़ एंड ऑनलाइन ट्रोलिंग। लोगों को ट्रोल कर दिया जाता है अक्सर किसी भी मुद्दे को लेकर के। अगर अपना वक्तव्य दे देते हैं वो, या फिर वीडियो बना देते हैं, तो ट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। दिस कैन deter इंडिविजुअल्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड लिमिट डाइवर्स वॉइसेस इन पॉलिटिकल डिबेट्स। अब हम आते हैं
लीडरशिप में चैलेंजेस के ऊपर कि लीडरशिप के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, एक नेता होने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो द फर्स्ट हेयर इज़ बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म चैलेंजेस। अब जैसे मान लो अगर कोई लीडर आज को 1000 करोड़ रुपए बोले कि 1000 करोड़ रुपए बजट के अंदर से एलोकेट किया जा रहा है शिक्षा के लिए, तो अब क्या होगा कि बजट में 1000 करोड़ रुपए तो दे दिए गए शिक्षा के लिए, तो उसका कल से ही तो कोई प्रभाव दिखने नहीं लगेगा कि आज मिले पैसे और कल से जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी एकदम दुरुस्त हो गई। ऐसा तो होने नहीं वाला है। उसका एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट दिखेगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब हमारे यहाँ से लोग अच्छे लोग पढ़ करके ग्रेजुएट होके निकलेंगे, उनके पास स्किल होगी, अपनी जॉब वो खुद से ढूंढ पाएंगे, तब उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो लीडर्स को ये बात समझनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट्स होते हैं उनके डिसीजन के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो अभी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसका भी हम बेटर से बेटर इस्तेमाल कर पाएँ और रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बची रहें। टेकिंग डिसीजिव एक्शंस ऑन लॉन्ग टर्म इशूज़ इवन इफ दे लैक इमीडिएट रिवॉर्ड्स इंश्योर सम वेलबीइंग फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस पे या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो राजनीति का पूरा क्षेत्र है यहाँ पे गुंडे ही जाते हैं और ये सब चोर लुटेरे होते हैं, भ्रष्ट आदमी होते हैं, इनको बस लूटना आता है जनता को, इसलिए वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड मैनी सिटीजन्स डू नॉट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ड्यू टू करप्शंस एंड इनकम्पिटेंस। और इसकी वजह से लीडर्स को फिर शासन चलाना है, इफ़ेक्टिवली गवर्न करना सिटीजन्स को मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। जो बेटर लोग हैं उनके प्रति अगर ऐसी धारणाएं बनाई जाती हैं, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गवर्न द सिटीजन्स। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। तो जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं यार, तो वो जो नए लोग हैं, यूथ हैं, वो ज़्यादा सीख पाती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जो यूथ है वो उसका बेटर इस्तेमाल कर पाती है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो 70 साल का है या फिर 80 साल का है। उनके पास उतना दिमाग अच्छे से नहीं चल रहा होता है। और हमारे यहाँ संसद के अंदर क्या है, या फिर विधायिका जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो विधायक होते हैं हमारे या सांसद होते हैं हमारे, वो सारे 50, 60 से 70 साल के उम्र के ही होते हैं। तो इनको ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। लेकिन जो यूथ है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज। सो टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी लिव एंड वर्क, एंड पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट फाइंड वेज टू अडाप्ट टू दीज चेंजेस एंड इंश्योर दैट देयर सिटीजन्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर्स। तो अगर वो टेक्नोलॉजी को लेकर के अगर शिक्षा में कोई चेंज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अडाप्ट करना है वो पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे बेहतरी होगी, है ना। तो लीडर्स को अपने जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब आप अपने इलाके के विधायक से जाके पूछोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, बताइए ज़रा विधायक जी, तो वो कहेगा ये तो कोई विपक्ष का प्रोपेगेंडा होगा जी, हमें क्या पता, कुछ जो है विपक्ष जो है ताल मटोल करने की कोशिश कर रहा होगा, हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ख़राब चीज़ है, यही सब बता देगा। और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अक्सर नहीं पता होती। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सामाजिक असमानता को एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लीडर्स नीड्स टू एड्रेस दिस। So it has become a pressing issue in many countries, and political leaders must find ways to address this problem while also promoting economic growth. आपके हाथ में जीडीपी का झुंझुना ना दे दिया जाए कि जीडीपी तो बढ़ रही है, अब जो है इंडिया बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा तो होगा नहीं। जीडीपी बढ़े लेकिन लोगों की आमदनी भी साथ साथ बढ़नी चाहिए, अमीर और अमीर ना होता जाए, गरीब और गरीब ना होता जाए। एक बैलेंस पर्सपेक्टिव और बैलेंस्ड अप्रोच है, दोनों की आमदनी जो है बराबर बढ़ती रहनी चाहिए। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करना चाहिए लीडर्स को, इसको लेकर के कानून बनाने चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इशूज़। जो लीडर्स होते हैं उनको इसको लेकर के भी कानून बनाने चाहिए और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि अब ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा राइज़ कर गया है ना, धरती जो है वो 2 डिग्री ज़्यादा गर्म हुई। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये चीज़ और बढ़ेगी,
और ग्लेशियर्स पिघलेंगे। इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। और क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज आर एमंग द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। और पूरे विश्व के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड लीडर्स मस्ट टेक डिसीजिव एक्शंस to reduce carbon emissions, protect natural resources and address the impact of climate change। और जो लीडर्स हैं हमारे, उनको ये सारी चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाने चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया के अंदर की कोई कंपनी अगर किसी अधिकारी को या पॉलिटिकल लीडर को 100 करोड़ रुपए का चंदा दे दे तो उसको सब सारी चीज़ों की छूट दे दी जाती है कि आप पूरे जंगल साफ़ कर दो, फॉरेस्ट काट दो, जो भी ज़रूरत है आपकी, जो मन हो वो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना मन हो उतना कार्बन एमिशन करो। इंडस्ट्री से जो धुएँ निकलते हैं या फिर जो कचरा निकलता है उसको तुम नदी में फेंक दो, कुछ भी कर लो, बस पैसे देते रहो पॉलिटिकल लीडर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा जब हमारे संसद के अंदर अच्छे और पढ़े लिखे लोग बैठेंगे। क्योंकि अगेन फिर वही वाली बात आ जाती है, अगर आप जो है लीडर्स को जाके पूछोगे कि जी क्लाइमेट चेंज क्या होता है तो उनको कुछ पता नहीं है, बताएंगे विपक्ष का जी कोई प्रोपोगेंडा होगा, ये तो विपक्ष के कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। सारे लोग यही बोलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल थ्रेट्स। तो जैसे जैसे लोग मोबाइल का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल थ्रेट्स जो हैं वो बढ़ता जा रहा है। अब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद देखा होगा कि लोगों की फ़ोटोज़ और वीडियोस को कितनी गंदी तरीके से एडिट कर दिया जाता है। जो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मोदी जी की फ़ोटो कितनी वायरल हो जाती है ना। उनकी लोग शादी करा रहे होते उनकी फ़ोटो इस प्रकार से एडिट करके, वो उनको माला पहना रही है, वो उनको माला पहना रही हैं। और जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग मेलोडी ट्रेंड कर दिया जाता है। या फिर गाने को डब कर दिया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स की वॉइस में। भोजपुरी गाना गा रहा है पॉलिटिकल लीडर अपनी वॉइस में, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है आने वाले टाइम पे, है ना। फेस स्वैप करके लोगों को नचा दिया जाता है। कोई आदमी खड़ा है, कोई दूसरा आदमी नाच रहा है तो उस पर किसी और का फेस लगा के वो नचा दिया जाएगा, वो आदमी नाच रहा है, जबकि असलियत में वैसा उसने कभी नहीं किया। So these all things needs to be addressed. The increasing reliance on digital technologies has created new vulnerabilities and threats, including cyber attacks and disinformation campaigns. Leaders must take steps to protect their countries and citizens from these threats, while also promoting the benefits of digital technologies. ठीक है, तो इसका बेटर इस्तेमाल हो सके इसके लिए उनको कानून बनाने चाहिए। और एजुकेशन को कैसे बेटर बनाया जा सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को, उसका बेनिफिट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। और जो इसके बुरे प्रभाव हैं उनको रिड्यूस करने पे काम करना चाहिए। सो दीज आर द चैलेंजेस फॉर द लीडर्स एंड इन पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये थे आपके सारे के टॉपिक्स जो 4th चैप्टर के अंदर जो 2 मेन टॉपिक्स थे। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में क्या चैलेंजेस हैं, और प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, इन चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, सो विद दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। आप व्हाट्सएप चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स, लेक्चर्स और PYQs वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन और फीडबैक देना मत भूलिए। हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.